ऐसे तो सुनते कभी नहीं है क्योंकि मेरे पास, मैं रिकॉर्डिंग देखता रहता हूँ। अच्छा, this commercial invoice is basically produced by the seller, and this document contains the weight of the goods, the number of items, description of the goods, and the price of the goods being sold, right? अच्छा, देखें, where else, weight of the packing material as well. sorry, yes, कमर्शियल इनवॉइस में नेट और ग्रॉस वेट जी होता है। जी, नेट वेट और ग्रॉस वेट, बिल्कुल सही कह रहे हैं, नेट वेट एंड द ग्रॉस वेट। ठीक है सर रिपीट कर देते हैं एक दफा। हाँ, रिपीट कर देते हैं। देखें, यस सर, रिपीट कर दे प्लीज। देखें, दिस कमर्शियल, देखें ये इनवॉइस वही होती है जो कमर्शियल इनवॉइस, समझे, वही इनवॉइस है जो कि आपने आमतौर पर आप जो बिल लेते हैं ना, जिसको आप सेल्स टैक्स इनवॉइस कहते हैं। आप नहीं कोई सामान खरीदते हैं, आपके पास उस सेल्स टैक्स इनवॉइस पे क्या लिखा होता है? पहली तो बताइए, वो कौन बनाता है? सेलर बनाता है। उस पे क्या लिखा होता है? आपने कितना सेलर बनाता है, उस पे आपको लिखा होता है वेट ऑफ द गुड्स, उस पे नंबर ऑफ आइटम्स, जितने चीजें आप खरीदते हैं सब लिखी होती हैं, डिस्क्रिप्शन भी लिखी होती है, क्वांटिटी भी लिखी होती है, और प्राइस भी लिखे होते हैं। ऐसा होता है नहीं होता? सो इन इंटरनेशनल ट्रेड दिस इज नोन एज कमर्शियल इनवॉइस। और अच्छा, इसकी ना कमर्शियल इनवॉइस की काफी सारी टाइप्स भी होती हैं। अगर आप इंशाल्लाह कभी कोई और आगे कोर्स जिम्पेक्स इम्पेक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक दो और नजर आएंगी। एक मैं बता देता हूँ, उसको कहते हैं काउंसलर इनवॉइस। ठीक है, काउंसलर इनवॉइस। तो अच्छा, अब आपने ये देखना है कि वेयर LCs आर बीइंग यूज्ड, देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द डिटेल्स कंटेंट इन द टू डॉक्यूमेंट्स, राइट? ये याद रखना है कि जो LC में रेट लिखे हुए हैं वही रेट मस्ट बी मेंशन ऑन द कमर्शियल इनवॉइस, अदरवाइज डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी, बैंक विल नॉट पे यू। एक तो ये काम हो गया इसका। Another important key point is the cost of the goods being imported assist the custom authorities to arrive at a custom duty tariff। बात समझ में आई? जब रिपीट करें, आपकी आवाज काट गई थी। मैं कह रहा हूं the cost of the goods, मैंने कहा पहला, the first purpose of commercial invoice is the price mentioned on the commercial invoice must be same as the price mentioned on LC, otherwise there can be discrepancy, the first point. And the second point is this commercial invoice assess the custom authorities because they check the cost of the goods being imported at the port of arrival for custom duty tariff। बात समझ में आ गई? जो रेट उस पे लिखा होता है उसके ऊपर कस्टम अथॉरिटीज को वो हेल्प करता है कि व्हाट ड्यूटी शुड बी अट्रैक्टेड। अच्छा, अब क्या होता है इसके अंदर, होता ये कि बाज लोग अंडर इनवॉइसिंग करते हैं और प्राइस को, फॉर एग्जांपल अगर इनवॉइस 10 रुपए है तो वो 2 रुपए पे कर देते हैं, बिकॉज अंडर इनवॉइसिंग मींस आपने डिक्लेयर कर दिया 2 रुपए, तो और अगर उसके ऊपर 50% ड्यूटी है तो 5 रुपए की जगह 1 रुपए ड्यूटी लग जाएगी। होगा नहीं होगा? बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर, मैं यही पूछना रहा था, अगर ऐसा हो तो फिर कस्टम वाले किस तरह क्रॉस चेक कर सकते हैं? कस्टम के पास दो चीजें होती हैं। कुछ आइटम्स की तो उनके पास ITP होती है, इंपोर्ट टैक्स प्राइस, कि ये आपको फिक्स कर दिए जाते हैं कि जी ये अगर आपने 1 रुपया भी लिखा है तो वो आपकी, अगर इंपोर्ट टैक्स प्राइस 10 रुपए है तो वो 10 रुपए ड्यूटी लगा देते हैं। तो इसलिए दो तरह की लिखी हुई हेडिंग नजर आएगी, एक लिखा हुआ नजर आएगा डिक्लेयर्ड वैल्यू और एक लिखा हुआ नजर आएगा असिस्ट वैल्यू। इसका मतलब है आपने डिक्लेयर किया 1 रुपया, कस्टम ने उसकी वैल्यू असिस्ट की 10 रुपए और 10 रुपए पे ड्यूटी लग जाएगी। सर इस केस के अंदर जो है वो LC जो है वो नहीं होती होगी ना फिर, जब अंडर इनवॉइसिंग कर रहे हैं तो LC में 1 रुपया लिखा होगा,
एलसी में 1 रुपया लिखा। सर तो फिर अंडर इनवॉइसिंग में फिर पकड़े नहीं जाएंगे? अगर एलसी अगर उन्होंने मांग ली डबल चेक करने के लिए, एलसी पे 1 रुपया लिखा होगा। तो फिर आपका ये नहीं, जो आपका जो सेलर है फिर हाँ। इस तरह तो वो जो उस खतरे में हो गया ना, वो तो उसको फिर बाकी पैसे फिर उसकी अगर पेमेंट जो है वो 1 रुपए के हिसाब से होगी। जी 1 रुपए के हिसाब से होगी, और 4 रुपए उसको जाएंगे हुंडी से, जिसके लिए फैसल साहब आजकल पकड़ धकड़ कर रहे हैं। फैसल बशीर साहब, खत्म तो नहीं हो रहा लेकिन है। फैसल साहब मैं ये सही कह रहा हूँ, आप पकड़ धकड़ कर रहे हैं लोगों को, है मौजूद है फैसल साहब? नहीं है। तो ये बेसिकली ये सीन होता है। अच्छा एक और चीज, एक चीज याद रखेंगे, एज आई सेड there are no obligation to accept the value on a commercial invoice if they disagree with the value। ये मैंने आपसे कहा, if custom authorities is not agree with the value, ये उनके ऊपर obligation कोई नहीं है कि आपकी ही बात मानी जाएगी, ये याद रखेंगे। ठीक है, कोई मसला तो नहीं? बात समझ में आ रही? यस सर। फॉर इंस्टेंस अगर हमने डिस्काउंट करा लिया अपने सेलर से जी किसी भी चीज पे, और उनके रिकॉर्ड में अगर ये है कि भाई ये आइटम जी, तो आपको हाई अट्रैक्ट होगा, हाई होगा, हाई होगा। आपका डिस्काउंट कोई नहीं मानता सर। कस्टमर जी क्या कह रहे हैं? कस्टम अथॉरिटीज दोनों साइड की, मतलब दोनों पोर्ट्स की। देखिए कस्टम अथॉरिटी एक पोर्ट की तो जोर लगाती है, जिसके यहाँ आ रहा है, जिसके पास से जा रहा है, वो तो वो उसका काम नहीं है ना। वो जब देखता है जब एक्सपोर्ट पे भी ड्यूटी हो, क्योंकि गवर्नमेंट तो कहती है मैं मुझे कमाना है, तो अगर एक्सपोर्ट पे भी हो, तो अगर आप बेचते हैं तो वो वहां पकड़ लेते हैं कि भाई तुम ये कैसे इतने सस्ते में बेच रहे हो, और अगर वहां ड्यूटी नहीं है तो वो जाने देते हैं। ओके सर। अच्छा तो मैंने आपसे कहा कि ये बहुत कॉमन है। फॉर एग्जांपल हम जब टायर इंपोर्ट करते हैं तो कोई टायर ऐसा है जो कि किसी जमाने में रबर महंगा था और उस महंगे वक्त पर आईटीपी फिक्स कर दी गई, और आज टायर सस्ता हो गया लेकिन ड्यूटी आपको हाई ही देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यू विल यूज दीज टर्म्स इन कैलकुलेशन कॉस्टिंग। कॉस्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, याद रखना है। ठीक है, अच्छा इनवॉइस में दिखा दूं कोई, या देखने की जरूरत तो नहीं है आपको? देखना चाहते हैं या कोई मसला नहीं है? इनवॉइस का आइडिया तो है ना? दिखा दें। मैं 1 मिनट शेयर करता हूँ। फरहान नसीम साहब भी आए हुए हैं। फरहान साहब कैसे हैं? ये देखें, ये इनवॉइस होती है। ठीक है, इसमें कोई परेशानी कहीं आपको कोई मसला नजर आ रहा है जी? ये देखें, इसमें ये ऊपर तो शिपर है, ये बायर का नाम नजर आ रहा है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन नजर आ रही है, ये क्वांटिटी नजर आ रही है, ये नेट वेट नजर आ रहा है, ये आपको अमाउंट नजर आ रहा है, ये सब टोटल अमाउंट नजर आ रहा है, ये एलसी का नंबर नजर आ रहा है। आ रही है बात? समझ में नहीं आ रही? जी बताइए सर मार्क्स क्या है? ये जो एनएम लिखा हुआ है कहाँ बेटा? ऐसे ही है, तो कोई मार्क ना असल में लगा देते हैं हमने, कोई जैसे मार्क जो होता है ना, वो बेसिकली किसी भी डब्बे के ऊपर कोई आपने लगा दिया, ऐसी हमने लिखा है नॉट मार्क, आपने जैसे अपना लगवा दिया। जैसे मेरे पास बहुत सारी, मेरे पास जो डब्बे जितने भी लिखे हुए आते हैं ना, उस पे लिखा होता है एफजे, हर डब्बे पे लिखा होता है। तो अब मुझे लोग तो आपने अपने मार्क बनवा लेते हैं ऐसे कोई ना। ठीक है, आ रही बात समझ में आ रही? चले तो अच्छा हम फिर थोड़ा सा और मैं अपना बोर्ड ही खोल लेता हूँ, क्योंकि बोर्ड से जरा आपको लिखकर समझाने में आसानी रहती है। जी ठीक है, ये दिस इज नोन एज इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस। अच्छा कमर्शियल इनवॉइस के बाद एक और डॉक्यूमेंट होता है, दिस इज नोन एज अ पैकिंग लिस्ट। पैकिंग लिस्ट, ठीक है। अच्छा पैकिंग लिस्ट होती है विच इज नोन एज डिटेल लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स टू बी ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, and this packing list is typically contain as many brief description of the item. Packing list में क्या मिलेगा? Brief description of the item, weight of the item, length, width, height of each item, and how many items are contained in each package, right?
And this packing list allow a cubic capacity to be calculated for each item. हम ये इससे calculate कर लेते हैं कि कितना cubic होएगा. Cubic समझते हैं ना क्या होगा? CBM. This packing list will help us to calculate CBM. And in addition to the shipping line, will ask the consignor to identify which item on the packing list may be stackable and which item could be loaded on the deck exposed to the elements, right? One thing you should keep in mind, it is very important to understand that item loaded on the open deck will be exposed to the extreme weather, salt and water from sea, समझ रहे, spray or rain, and possibility of being lost overboard in the sea. And one more thing also remember, this packing list are required for custom formalities as well. This is one of the document that is required by the customs. अच्छा, पैकिंग लिस्ट की जगह एक और भी डॉक्यूमेंट यूज होता है, उसको कहते हैं पैकिंग नोट. वो कम यूज होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, sometimes maybe someone asks you, you know, what is the difference between packing list and packing note? तो आप बताएंगे packing list is consolidated and packing note is individual. हर डब्बे के ऊपर जो स्टिकर लगा होता है उसको पैकिंग नोट कहते हैं, और 10 डब्बों को मिला के जो एक बॉक्स बनाया जाएगा उस पे जो लिखा होगा उसको पैकिंग लिस्ट कहते हैं. ठीक है, तो पैकिंग लिस्ट जो है वो भी मैं आपको एक दिखाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको थोड़ा सा फायदा हो जाए. पैकिंग लिस्ट, इंडिविजुअल बोला था वो पैकिंग नोट होता है, NOT नोट, पैकिंग नोट. एंड दिस इज पैकिंग लिस्ट. ठीक है, नोट NOT नोट, 100 रुपए का नोट. ठीक है, अच्छा, दिस इज पैकिंग लिस्ट. पैकिंग लिस्ट मैंने आपको बताया. देखें, पैकिंग लिस्ट में ये लिखा हुआ है, अगर आप मार्क लगा देंगे उस डब्बे के ऊपर, ये एक इस बॉक्स है, उसके अंदर कितना उसका नेट वेट है और ग्रॉस वेट है, बस ये लिखा. ठीक है, इसको पैकिंग लिस्ट कहते हैं. Another document, पैकिंग, मैंने आपको एक्सप्लेन किया द डिफरेंस बिटवीन पैकिंग लिस्ट एंड द पैकिंग नोट, याद रखेंगे. ठीक है, अच्छा, there are some few other documents depending on the nature of the goods, the originating country, the country of delivery, various documents are required. It may vary from country to country and product to product, and sometimes the originating country or delivery or a country of delivery, right? So these documents are insurance certificates. सर जी सर, कुछ लड़के हैं वो कह रहे हैं हमारे अंदर आने में क्लास में. एक ही हैं बस, आप तो कह रहे हैं लड़के हैं. वकास जावेद साहब हैं. चले, वकास जावेद साहब को आपने लड़का कह दिया, अभी तो बच्चे हैं वो हैं. ठीक है, तो वो असल में कहते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि स्टूडेंट किसी भी उम्र का उसको बच्चा ही कहते हैं. क्लास में कितने बच्चे हैं? ठीक है, तो आपको कहना चाहिए सर कुछ बच्चे इंतजार कर रहे हैं. अच्छा, तो मैंने आपसे कहा कि देयर आर सम डॉक्यूमेंट्स यू शुड राइट, लाइक इंश्योरेंस सर्टिफिकेट्स एक चाहिए होता है. Sometimes certificates that stating that goods meet a certain safety or engineering standard, एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट. Sometimes MSDS पढ़ा है आपने, जो केमिकल हैजर्डस गुड्स के लिए MSDS आता है. तो sometimes you need that. है, मैंने देखा है, जहाँ मैं काम करता था वहाँ लिखा होता है मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट. मटेरियल MSDS बेसिकली उनका मटेरियल होता है कि कितना हैजर्डस है और अगर कोई मसला हो तो हाउ कैन यू हैंडल डेटा शीट. ठीक है, तो you need certain MSDS for hazardous chemicals, right? अच्छा, और
एक और ये अमेरिका में ज्यादातर चाहिए होता है, फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट। उसको कहते हैं सर्टिफिकेट दैट वेरीफाई दैट pellets or packing materials have been fumigated to avoid the importation of a biological pests। यहां से कोई आप ना कुछ लेकर वहां ले जाएं। अच्छा ये जो दिस लिस्ट दिस लिस्ट जो that I said various documents, 5 total 7 or 8 documents, this list is by no means exhaustive and requirements often change very quickly and with little warning। कंपनी कहेगी नहीं मुझे ये भी चाहिए, जैसे आपने भी खुद कहा कि मैं मांग सकता हूँ SGS सर्टिफिकेट, तो आप सर्टिफिकेट अपनी मर्जी से ऐड करवा लेते हैं, ठीक है। और एक और सर्टिफिकेट होता है, उसको कहते हैं मिल टेस्ट सर्टिफिकेट। मिल टेस्ट ये होता है जब आप रॉ मटेरियल मंगवाते हैं तो आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आई इंपोर्टेड दिस स्टील बार and this material contains sulfur and copper and iron, many things, तो उसका परसेंटेज कितना है, तो वो मिल टेस्ट सर्टिफिकेट। और कुछ कंपनीज में इस मिल टेस्ट इज आल्सो नोन एज अ QC सर्टिफिकेट। वो कहते हैं ये लैब का सर्टिफिकेट भी हमें चाहिए होगा, तो ये डॉक्यूमेंट्स याद रखने। अच्छा बात समझ में आ गई? कोई इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सर ये सिर्फ केमिकल्स के अंदर होता है? नो मिल टेस्ट नहीं, मिल टेस्ट रॉ मटेरियल में होता है। आपको स्टील मंगाएंगे मिल टेस्ट मंगाना पड़ता है, आप स्टील शीट मंगाएंगे मिल टेस्ट मंगाना पड़ेगा, आप शुगर मंगाएंगे मंगाना पड़ेगा। इसको मिल टेस्ट बोलते हैं, QC भी बोलते हैं और मिल टेस्ट भी। मिल टेस्ट इज बेसिकली गिव यू द कंटेंट्स, द स्पेक्स। और याद रखेंगे एक और बात रखना, कुछ कंपनीज क्या कहती हैं, कस्टम अथॉरिटीज, वो कहती हैं जी कि हमें ना जब मशीन मंगाई जाती है तो मशीन के साथ वो मांग लेते हैं ऑपरेशन मैनुअल, ऑपरेटिंग मैनुअल। बात इज इट क्लियर? जी यस सर। अच्छा अब देखो हुआ क्या है, डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं and consignment is about to reach at the port, right? And you know, whenever cargo is sent to the port, due to consideration need to be given to the nature of the terminal handling facilities available, right? Various. So not all ports are capable of handling all type of cargo, and some ports are solely established to handle one type of cargo only। And for example crude oil terminals जो होता है वो सिर्फ crude oil terminal ही handle कर सकता है। Or maybe or some others may have some separate facilities for handling different type of cargos, for example ISO containers, break bulk cargo, yeah, different cargos, and they have different handling capabilities। And so for these services, terminal always ask some money, which is known as a terminal handling charges, terminal handling, right? So charges for terminal handling will vary from port to port and by the type of cargo handled. If you are handling, if your cargo is a crude oil, charges would be different. If it's a bulk cargo, if it's a containerized cargo, is an ISO tank, हर एक का different होगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ तो कोई इशू तो नहीं है ना? So many अच्छा इसमें अब ये होता है कि in case of containers, many ports offer free period of storage prior to loading of the ship or after unloading the vessel, right? So if this free period are exceeded for any reason, companies charge money which is known as a demurrage or a detention. So you know what is the difference between demurrage and detention? नहीं जी बताइए। सुना है कभी नहीं सुना? नहीं। अच्छा देखो ये ना आपने बोला तो मैं डिफरेंस बताऊं। सर डेमरेज इज जी बताइए। सर डेमरेज कॉस्ट तब लगती है जब आपका माल जो है आई थिंक शिप पे एक सर्टेन नंबर ऑफ डेज से ज्यादा तौर पे पड़ा रहता है, सो दैट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ पेनल्टी। सर जब लेक कैंस आपके ओपन होते हैं लेकिन आप उस पे जहाज लगवाते नहीं उतने उस टाइम पीरियड में, तो जितनी देर वो एंकरेज पे खड़ा रहता है इंतजार करते रहता है वो डैमेज होता है।
सुनेंगे इसको, देखें इस कॉन्सेप्ट को आप अपने सीधा कर लेना। बेसिकली फॉर अ कॉमन पर्सन द वर्ड demurrage and detention charges are a kind of a similar, but in the shipping industry, logistics, supply chain, you cannot use them interchangeably, right? एक दूसरे को नहीं अदल बदल नहीं करेंगे। They are widely different from each other, and these freight forwarders these term know by heart. Huh? So demurrage charges, demurrage charges आप चाहें तो ये कहीं लिख लेंगे, demurrage charges relates to cargo while it is still in the container, ये कहलाता है demurrage, right? demurrage। अब इसकी बेसिक मैंने क्या लाइन लिखवाई है, दो फर्क हैं इसका, मैंने आपसे लिखवाया, मैंने आपसे कहा demurrage charges, आपने क्या लिखा, relates to, demurrage charges relates to cargo while it is still in the container, right? अब कंटेनर में कहां, इसका मतलब है पोर्ट पर रखा हुआ है। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी राइट अच्छा, और अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। एंड दिस demurrage or detention, demurrage or detention, there is a difference between the two in context of import and export. Import का concept कुछ और है, export का concept कुछ और है। So let's try to understand demurrage under context of import. Import की context में समझने की कोशिश करते हैं demurrage को। Basically, demurrage charges are levied when the container are stocked and under the control of the shipping line and have not been picked up by the consignee yet from the terminal, even though the free period is over. अच्छा, अब आप पूछेंगे free period क्या होता है? Free period means, free period basically commences when the container is unloaded from the vessel and set on the terminal. Ship आया, मैं तस्वीर बना के बताऊं आपको? बनाते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, तस्वीर बनाते हैं इसकी, ठीक है। देखें demurrage, हम demurrage को थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं, जरा मेरे साथ रहिएगा। ये देखें, ये जनाब हम चले गए यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, मैंने हमेशा आपसे कहा कि ये आपका सेलर है, ये उसकी लोकल ट्रांसपोर्ट है, ये उसका कस्टम है, कस्टम से ये कस्टम के बाद ये शिप पर लोड हो जाता है, अब ये चलता है। ये जब शिप यहां पहुंचता है तो ये शिप यहां पहुंचकर ये कंटेनर ऐसे अनलोड होता है, अब ये कंटेनर यार्ड में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, शिपिंग लाइन जो है वो अलाउ करती है फॉर फ्यू डेज डिटेंशन फ्री यूज ऑफ कंटेनर। इसका मतलब है कंटेनर अगर यहां पर रखा है, आपको कहा है कि 5 दिन का फ्री डेज है, तो 5 दिन, अच्छा ये कस्टम है, ठीक है। अब आप अगर कस्टम से क्लियर कराने नहीं आ रहे तो 5 दिन तक तो ये कंटेनर फ्री है, 6ठे दिन से उसके ऊपर चार्ज लगने लगेगा, उसको बोलेंगे डेमरेज। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? जी बताइए, ये बात समझ में आ गई? तो मैंने आपसे क्या कहा, डेमरेज कब लेवी होगा? डेमरेज चार्जेस आर लेवीड when the containers are stocked and under the control of the shipping line and have not been picked up by the consignee from the terminal, even though the free period is over, 5 दिन खत्म हो गए, ठीक है। और जब फ्री पीरियड कब शुरू होता है? when the container is unloaded from the vessel and set on the terminal, ठीक है। and अब सुनेंगे, the demurrage period starts when the container are still lying on the terminal after the free period until they are picked and outgated from the terminal.
अब जितने दिन तक रहेगा इसके ऊपर डेमरेज लगना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। जी सर। अब इसका एक और होता है, उसको बोलते हैं डिटेंशन। डिटेंशन डिटेंशन अब आप लिखेंगे डिटेंशन के लिए क्या लिखा, डिटेंशन चार्जेस रिलेट्स टू इक्विपमेंट, वो होता है रिलेट्स टू कार्गो, दिस इज रिलेट्स टू इक्विपमेंट when the while the container is empty either before packing or after unpacking. ठीक है, it means I can say the detention charges is just the opposite of the demurrage. Demurrage कब लगता है? Demurrage is levied when the container is full and on the terminal after the free period is over, while detention charges is levied when the consignee retain the carrier container outside the port, terminal or depot beyond the allotted free time. बात समझ में आ गई? It means I can say the detention fee is charged when the container is, करा दें। नहीं तो मैंने बहुत ही सादी सी बात कही, क्या मैंने क्या कहा है, डेमरेज इज व्हेन द, कहीं और है, नींद आ रही है आपको लग रहा है मलिक साहब, आई सेड इट्स ऑपोजिट ऑफ द डेमरेज। देखें डेमरेज क्या कहते हैं, डेमरेज मैंने क्या एक्सप्लेन किया था, डेमरेज कब लेवी होता है, डेमरेज इज लेवीड व्हेन द कंटेनर इज फुल एंड ऑन द टर्मिनल, जहां भी रखा हुआ नजर आ रहा है तस्वीर पे 5 दिन हो गए और रखा हुआ है, इसका मतलब है ये आप कि 5 दिन के बाद से इसके ऊपर डेमरेज लगना शुरू हो जाएगा। Whereas detention is levied when the consignee retains the carrier container outside the port. अब आप इसको लेके चले गए और आपको उसने 4 दिन का फ्री पीरियड दिया था और आप 5वें दिन से आप अपने पास रखे हुए हैं, तो इसके ऊपर जो रेंट लगेगा उसको बोलेंगे डिटेंशन। क्लियर हुई बात? नहीं समझ में? सर यानी सामान नहीं होगा कंटेनर में, कंटेनर खाली होगा। नहीं खाली हो या सामान हो, आप लेके चले गए। अब देखें ये आपने यहाँ पर कंटेनर मुझसे क्लियर कराया, ये कस्टम है और ये कंटेनर इस ट्रक पे लोड किया और आप लेके चले गए अपनी फैक्ट्री में। मैंने आपसे कहा कि मैं 7 डेज आपको देता हूँ डिटेंशन फ्री, तो आपने ये कंटेनर अगर 7 दिन तक मुझे वापस नहीं किया तो आपके ऊपर किराया लगना शुरू हो जाएगा। अब चाहे आपने कंटेनर लेके सामान खाली नहीं कर रहे, भरा हुआ कंटेनर रखा हुआ है या खाली रखा हुआ है, मेरा डिटेंशन लगेगा। दिस इज नोन एज डिटेंशन। अब समझ में आती है बात? जी सर क्लियर है। अब कंटेनर का किराया इज डिटेंशन। जी डिटेंशन, जितने दिन आपने मलिक महर समझ में आ रही है बात मलिक साहब? जी सर जी सर। अच्छा दिस इज नोन एज अ डिटेंशन। अच्छा अब क्या हुआ कि ये तो मैंने आपसे बात की थी ना, जो मैंने आपसे कहा कि हमने यानी फॉर एग्जांपल द कंटेनर इज डिस्चार्ज फ्रॉम द शिप ऑन 10th of March, राइट? अब जरा सुनते हैं, एक the container is discharged from the ship on 10th of March and is under the control of the shipping line. The consignee pick up the delivery of the cargo by 20th of the March, and the shipping line allows 7 free days from the days of discharge. Based on that, how many days shipping line will charge the consignee demurrage for? बताइए। 3 days 3 days सर। 3 days या 4 days? क्योंकि 10, 11, 12, 13 फिर 14 से लेकर 20 तक तो 7 दिन हो जाएंगे। 4 days समझ रहे हैं जी? सर 4 होगा। 4 होगा ना। अब क्या हुआ? Now the consignee de-stuff the container, taking around 7 days to do it, and then return it to the shipping line, which is beyond the specified timeline. Then it is known as detention charge by the shipping line. बात समझ में आ गई?
जब कंटेनर आपके पोर्ट पे खड़ा रहेगा वो डैमेज कहलाएगा, जब कंटेनर आप अपने पास ले जाएंगे तो वो डिटेंशन हो जाएगी। अब बात क्लियर होती है? यस सर। ठीक है। अच्छा इसी तरह से हाँ, अच्छा इसी तरह से एक्सपोर्ट में भी ये होता है। Basically, in export, this demurrage is levied when the loaded export container has been returned to the shipping line. However, it cannot be moved out due to some unforeseen circumstances. Demurrage लग रहा है. Even though the free time allotted has expired, in such circumstances, demurrage will be included for the upkeep of the container till it's boarded on the next vessel. अब जब तक नहीं जाएगा, you will pay demurrage. और detention में क्या होगा? आपने खाली कंटेनर मंगवाया और भर के नहीं भेजा, तो जितने दिन आपने कंटेनर अपने पास रखा वो क्या कहलाएगा? डिटेंशन कहलाएगा। यहां तक बात समझ में आती? सर ये जो सुएज कैनाल पे जो हो गया था, इसकी वजह से जितनी ब्लॉकेड हो गई थी, तो उसके चार्जेस सर किसने फिर बेयर किए होंगे, लाइक डैमेज वगैरह? अपने इस वक्त तो लोग कह रहे थे चार्जेस भी ले लो, लेकिन माल क्लियर कर दो सर। नहीं सर, वो एवर गिवन को तो उन्होंने कंट्रोल में वो किया हुआ है, स्विस अथॉरिटी ने होल्ड में रखा हुआ है। मिस्र में रोक लिया उनको उन्होंने। एवर ग्रीन पे डाला है इन्होंने सारा, किसी का चार्ज था नहीं। इजिप्ट में भी तो रोका हुआ है, अभी तक तो पहुंचा नहीं है ना। उन्होंने इजिप्ट में रोक लिया एवर ग्रीन को ना, वो उस शिप को एवर गिवन को रोक लिया और एवर ग्रीन पे कह रहे हैं चार्जेस लगेंगे। लेकिन अभी बीबीसी ने सर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, वो बड़ी अच्छी थी। उसमें शिप अबैंडनमेंट के केसेस पे बड़ी बात हुई है और लोग कह रहे हैं कि एवर गिवन के साथ भी शिप अबैंडनमेंट ना हो जाए। अच्छा, दैट मीन्स कि एवर गिवन जो है वो एवर ग्रीन जो उसकी शिप है उसको वो छोड़ देगा और उसको कभी क्लेम वापस नहीं करेगा एंड ना चार्जेस, मतलब शिप अबैंडनमेंट हो सकती है प्रॉब्ली। दिस इशू इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। दिस इशू इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। अगर इसको जरा देखें जो एवरग्रीन वाला है ये अच्छा मैंने पोर्ट चार्जेस को किस तरह से बेसिकली दिस shipping line this charges applied on consignment, तो मैंने उसकी एक तस्वीर के थ्रू आपको कोशिश की। ये तस्वीर क्लियर नजर आ रही है आपको? बिल्कुल सर। तो देखिए ये शिप है, ठीक है, और ये हार्बर है, ठीक है, ये बर्थ पे लग गया है। ये वो टर्मिनल जो जाकर क्रेन उठा के लाएगी और फिर ऐसे, ठीक है। अब ये जो यहां मैंने ये डिफरेंट एक्टिविटीज लिखी हैं और यहां पर उनके चार्जेस लिखे हैं। तो पहले जो चार्ज होते हैं वो पोर्ट ड्यूज कहलाते हैं। उसके बाद दूसरे जो चार्जेस होते हैं जो वेसल हैंडलिंग के होते हैं उसको कहते हैं बर्थ ड्यूज। उसके बाद जो कुछ मूवमेंट हो रही होती है उसको कहते हैं वारफेज। यार्ड हैंडलिंग में जो कंटेनर रखे होते हैं उसको कहते हैं स्टोरेज चार्जेस, और जब गेट से माल बाहर निकलता है उसको कहते हैं गेट ड्यूज। ये सारे हैंडलिंग चार्जेस हैं दैट यू मस्ट नो। इसमें कोई परेशानी तो नहीं? जी बताइए। सारे चार्जेस डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द गुड्स होंगे या ये सारे चार्जेस जो हैं वो बस एक लिमिटेड अमाउंट तक होते हैं? नहीं, लिमिटेड अमाउंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर कंटेनर ज्यादा हैं तो कंटेनर्स के ऊपर वैल्यू ऑफ गुड्स के बजाय बेसिकली कंटेनर्स, नंबर ऑफ कंटेनर्स मूव कर रहे हैं, कितनी देर करेंगे, इस तरह से होएगा ना। और काफी सारे चार्जेस जो हैं वो उसके असल में इसमें ये एक ऐसा एरिया है पाकिस्तान में, ग्रे एरिया, जिसके आपको कोई फिक्स अमाउंट नंबर नजर आएगा नहीं कभी भी। ठीक है, आगे चलें। कुछ पूछना चाहते हैं? यूज के टर्म्स में 20 फुटर के टर्म्स में इसके जो भी चार्जेस होते हैं वो होते हैं ना?
कंटेनर की टर्म में तो होते हैं टी यूज में, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि स्टैंडर्ड नहीं है, आपसे थोड़ा ज्यादा भी ले सकता है, 5,000 ज्यादा भी ले लेगा, 2,000 कम भी ले लेगा। तो ये लोग आपस में खेल रहे होते हैं, लोकल हमारे हैं वो तो आपस में खेल रहे होते हैं, तो वही मैं कह रहा हूँ, स्टैंडर्ड नहीं है पाकिस्तान में, इसका स्टैंडर्ड नहीं है। हमने इसके ऊपर बड़ी बात की है लेकिन हो नहीं पाता है, कर नहीं सकते हैं। तो दूसरा जो बात कर रहे थे, आगे चलें, कुछ क्या ख्याल है? Yes sir, please continue. जी, another cargo mode of transport is air transport, right? Air transport का unlike the sea transport, this air transport is about 100-year-old industry as compared to this क्या कहना चाहिए, sea transport, right? And marine transport. Yes, marine transport. This is about 100-year-old, and due to very particular requirements associated with the air cargo, it has developed methods of operation that are unique in the world of logistics. ये थोड़ा सा ज़रा different होते हैं. अगर आप note करें, this due to this safety operations, security, terrorist attack, this significantly impact this air transport, और इसके ऊपर काफी due to these actions some cargo handling and restriction imposed by the aircraft themselves, कि ये भी मसला हो, ये नहीं ले जा सकते हैं ना। अच्छा, as I said many times, the advantage of transporting goods by air are obvious, in that cargo may be carried securely very long distance in a very short space of time. और अच्छा, इसका जो एडवांटेज है वो हमने एक लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि ड्यू टू अर्जेंट डिलीवरी, पॉसिबिलिटी ऑफ द डिलीवरी, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट मे बी रिड्यूस, and it's also allow certain perishable goods to be available all year around instead of seasonally, thus expanding markets. ऐसा ही है क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि सेब हमारे पास नहीं है तो कहीं और कहीं तो होगा। जी अच्छा, लास्ट टाइम हमारा ऐसा डिस्कशन भी हुआ था, दिस एयर ट्रांसपोर्ट कैन प्रोवाइड रैपिड इमरजेंसी सपोर्ट टू इंडस्ट्रीज where critical equipment is required in a very short time scale to avoid plant downtime, and this is also able to deliver essential humanitarian aid swiftly and effectively. ये भी हमारी आपकी बात हुई थी। The disadvantages we discuss are the high unit cost as well as the size and weight restrictions. याद है? And due to this, security and safety considerations also limit what type of cargo may be transported by air. In air transport, structure of the industry, the most important association is known as IATA. याद है आपको? IATA कहते हैं जिसको. IATA stands for International Air Transport Association. सुना हुआ है नाम इसका बहुत? Yes sir. And the yes, IATA, sir, वो टिकट लाइसेंसिंग की है। जी, तो IATA is basically, IATA के मुतालिक अगर बहुत ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, you can visit their website www.iata.org, right? इसकी it's US equivalent जो है उसको कहते हैं ATA। जैसे IATA जो है वो इंटरनेशनल है, along with its US equivalent, इसकी जो US equivalent है the Air Transport Association of America, उसको कहते हैं ATA, Air Transport Association of America, ATA. And these two trade associations set many of the standards of operations for the industry. For example, these associations set standards related to safety, security training, unit load devices, unit load devices, and many others. Unit load devices का मुतालिक क्या जानते हैं?
जी कुछ बता नहीं रहे सर, आपकी आवाज बहुत कटी। आवाज नहीं आ रही मेरी आप लोगों को? थोड़ा सा लाइन में डिस्टॉर्शन है बहुत सर। जी जी सर, अगर आप थोड़ी वीडियो अपनी ऑफ करके, आई थिंक वो बार बार मैसेज भी आ रहा है कि आपकी बैंडविड्थ लो है। अब देखें कैसी है, अब आवाज आ रही है मेरी आपको? अब सही आ रही है सर। सर अब बेहतर, अब बिल्कुल जी जी, अब थोड़ी स्मूथ आ रही है। जज़ाकल्लाह। वेरी गुड। तो बात ये हो रही थी कि मैंने आपसे कहा कि अच्छा कुछ भी समझ में नहीं आया जो मैंने बोला है? नहीं सर आया था, इसलिए हम आपको बार बार रिपीट करने का बोल रहे थे, क्योंकि वो आधा पॉइंट हम लिखते थे या समझते थे, फिर वो दूसरा आधा जो है वो बिल्कुल आवाज उसकी क्लियर नहीं होती थी। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा दिस IATA का जो यूएस इक्विवेलेंट है उसको कहते हैं ATA, एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। मैंने आपसे कहा these two associations set many standards of operations for the industry, and these standards includes standards related to safety, security, training, unit load devices, and these ATA and IATA also provide services to their members, such as the cargo account settlement system, CASS कहलाता है. This CASS is basically a web-based system that allow airlines and freight forwarders to make only one payment to or receive one payment from airline और cargo agents. ये आपने देखा है, आप लोग जब शिपिंग, आप जब भी जो है वो टिकट खरीदते हैं तो एक ही जगह पेमेंट होती है, फिर उसके बाद इसमें सिस्टम होता है कि जो एजेंट होता है उसको बाद में पैसे वापस मिलते हैं. अच्छा, यूएलडी जो है, यूएलडी के ऊपर हमें थोड़ी सी बात करनी चाहिए. लेट मी शेयर वन पिक्चर. कुछ आइडिया है यूएलडी का थोड़ा सा? जब भी एयरपोर्ट पे आप जाते हैं, स्पेल आउट करेंगे? कैन यू स्पेल दिस आउट? यूएलडी, यूनिट लोड, यूएलडी, यूनिट लोड डिवाइसेस, यूनिट लोड. आप जब भी जाते हैं, जब आप जैसे एयरलाइन से जाते हैं, आपने देखा है कार्गो में वो डब्बे, मेटल के डब्बे रखे होते हैं जिसपे वो लेदर की केजिंग भी हुई भी होती है, उनकी बात कर रहे हैं? ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ ना, एक मिनट, मैं आपको अपनी एक पिक्चर दिखाता हूँ, फिर आप समझ जाएंगे. देन आई विल आस्क सम क्वेश्चन. राइट, ये नजर आता है? जी सर, यूएलडी, इसको यूएलडी कहते हैं. ये जो आगे बाइक पे एक बंदा चला रहा होता है, नहीं, ये डब्बा जो है, अच्छा, इसके अंदर आपका जो आप लोग सामान देते हैं ना, वो इसमें रखा जाता है. कुछ के ऊपर लिखा होता है मील, ये डब्बे होते हैं, इनको यूएलडीज कहते हैं. अच्छा, इनके डिफरेंट साइजेस होते हैं. अच्छा, ये अब आपने पूछना चाहिए कि ये ऐसी इस शेप में क्यों होता है? ये बेली में लगाए जाते हैं ना, इस वजह से इस शेप में होता है. यस, इस बेली में लगाया जाएगा तो ये यहाँ से ये वाला डब्बा ऐसे बन जाएगा. यानी दूसरे लफ्जों में अगर हम देखें तो ये ऐसे हो जाएगा. ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, इनके साइजेस होते हैं. जी सर, मैंने आपको बताया कि इनके डिफरेंट साइज हैं. जी, क्लियर हुई बात उस्मान अली? ये देखें, जब ये आप नो सर, ये आपने जो इसकी प्लेसमेंट की बात की थी वो मुझे रिपीट कीजिएगा. ये देखें, नजर आ रही है डब्बे में, अब नजर आएगी आपको, देखें. ओके 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 सर, ओके. तो कभी इंटरव्यू में आपसे कोई पूछ ले कि ये ऐसा क्यों होता है, तो आपने ये डब्बा ध्यान में रखेंगे. ये क्रॉस सेक्शनल एयरलाइन का मैंने ऐसा कट करने की कोशिश किया. और देखें, कार्गो शिप में ऐसा नहीं होता, ये याद रखें. ऊपर देखें, कार्गो शिप है, दिस इज कार्गो. बात समझ में आई है या नहीं? जी सर, ठीक है. अच्छा, अब ये जितने बोइंग और 747, इनके ऊपर जो कहना चाहिए अलग अलग साइज के
यूएलडीज होते हैं। तो अगर आपने यूएलडी का ख्याल नहीं रखा तो देखें इशू क्या आएगा। यूएलडी का अगर आपने ख्याल नहीं रखा तो एक प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि आपका जो डेटा है वो फिर सारा स्पेस लॉस हो जाएगा। ऐसे ही है जी। तो इसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, मैं आपको ये दिखाता हूँ, मौका मिले तो ये वेबसाइट को विजिट करें। वैसे तो आपको एयरक्राफ्ट इंजीनियर बनने नहीं चाह रहे, लेकिन मालूमात होंगी तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप ये वेबसाइट है, इस पे जाएंगे तो आपको देखें सारे नजर आएंगे, LD1 LD2 टाइप, ठीक है, ठीक है। एयरक्राफ्ट यूनिट लोड डिवाइसेस नजर आ रहा है, ये वेबसाइट का लिंक भी मैं भेज दूंगा। ये देखें सर, जी सर आ रहा है। कैपेसिटी कितनी होती है, देखें ये कौन से एयरक्राफ्ट में कौन सा चलेगा। देखें एयरक्राफ्ट में मैक्सिमम कंटेनर कितने जाएंगे, पैलेट कितने जा सकते हैं, ये देखें। फॉर बोइंग 777 में कितने जा सकते हैं, ये आपको एयरक्राफ्ट का दिया हुआ होता है स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो मौका मिले तो इस वेबसाइट को कभी देख लीजिएगा, मैं इस लिंक को शेयर कर देता हूँ उसमें, क्या कहते हैं, चैट बॉक्स में ना। वैसे आपके पास टाइम तो नहीं होगा मुझे लगता है, लेकिन मौका मिले तो देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखें मैंने सर व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। चलें व्हाट्सएप पे डाल देते हैं। आप चैट पे डाल दें, फिर हम व्हाट्सएप पे डाल देंगे। आप पहले से चैट पे डाल दें, हम उसमें डाल देंगे। ठीक है, ये मैंने डाल दिया जनाब, ये ठीक है। इस पे देखेंगे, जरा सा टाइम मिले तो देख लीजिएगा प्लीज है। अच्छा, एंड देन इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह से हमने शिपिंग लाइन में पढ़ा था, तो हमारे पास शिपिंग लाइन था और लाइनर कॉन्फ्रेंस था और फ्रेट फॉरवर्डर था। याद है आपको, ऐसी कुछ बातें हमारी और आपकी डिस्कस हुई थी। सो इन केस ऑफ दिस एयर ट्रांसपोर्ट क्या होना चाहिए स्ट्रक्चर, थोड़ा सा बताइए कुछ। जी क्या होना चाहिए, तो जो एयरलाइंस होंगी उन, हाँ एयरलाइंस सबसे पहला, तो इसका मतलब द फर्स्ट वन इज एयरलाइंस, ठीक है। एंड एयरलाइंस क्या होती हैं, बेसिकली दीज आर कंपनीज दैट ओन और लीज, ये भी याद रखेंगे, दैट ओन और लीज एंड ऑपरेट, ओन or lease and operate the aircraft used to carry both passengers as well as cargo. You know the term known as flag carrier. Flag carrier क्या होता है, जो national airline होती है country. Yes, the national airline of the countries are still, and in many countries you know these flag carriers अब flag carrier नहीं होते, क्यों, क्योंकि वो उन्होंने गवर्नमेंट ओन नहीं करती है। तो आप the national airline of some countries are still owned by the respective government of the countries, and the airline represent and are known as the flag carriers, ठीक है, flag carriers, जैसे हमारे यहाँ PIA है, right? अच्छा, some airlines specialized in providing certain services only, for example so called budget airlines, देखा है आपने, जो बजट एयरलाइन होती हैं वो कौन सी होती हैं, दे स्पेशलाइज इन नो फ्रिल चीप एयर ट्रांसपोर्ट फॉर पैसेंजर्स। ऐसा ही होता है, जो आपने फ्लाई दुबई है तो आप कहते हैं, और एक कौन सी है, सीरीन एयर है, क्या कहते हैं, जो भाई आपने साउथ वेस्ट, सर साउथ वेस्ट, एयर अमेरिका मशहूर है अमेरिका में चीप फ्लाइंग के लिए। जी, और यहाँ फ्लाई दुबई भी ऐसे ही मशहूर है, आपने कहा भाई खाना मांगा तो फ्लाई दुबई है जी, है ना। तो and some airlines solely on concentrate solely on air cargo, और few offer only heavy lift air cargo options. बहुत कम ऐसी एयरलाइन है जो they offer heavy lift air cargo options, and also you should keep in your mind that passenger aircraft often carry cargo in their hold along with passenger baggage. ऐसा होता है। अच्छा, इसके बाद ऐसा ही होता है ना। अच्छा, इसके बाद जो ये स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं इंडस्ट्री का है, एंड द सेकंड स्टेक होल्डर इज नोन एज कार्गो एजेंट्स। कौन होते हैं, कार्गो एजेंट्स।
वहां शिपिंग एजेंट्स है, याद है आपको, शिपिंग लाइन एजेंट्स, इनको कहते हैं कार्गो एजेंट्स. These are basically freight forwarders who are licensed by IATA to handle the freight on behalf of the customers who wish to send cargo by air. ठीक है, ये याद रखेंगे. कार्गो एजेंट्स कौन होते हैं? जो कार्गो भेज रहे हैं. एंड फॉर दीज कार्गो एजेंट्स IATA set standards of operations and the IATA ensures that the agents are insured and allow the agent to issue their own airway bill. अब देखें, कार्गो एजेंट जो होता है उसको एक ये अथॉरिटी होती है कि वो अपना एयरवे बिल दे सकता है. तो एयरवे बिल क्या हो गया? एयरवे बिल वो डॉक्यूमेंट होता है जो एयरलाइन सेंडर को या शिपर को देती है एज अ टोकन कि जी आई हैव रिसीव्ड दिस गुड्स फ्रॉम यू फॉर ट्रांसपोर्ट फॉर डिलीवरी एट द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, जो भी हम लिखा होगा. अच्छा, जो अब यहां में एक टर्म समझनी है, उसको कहते हैं हाउस एयरवे बिल. क्या होती है? हाउस एयरवे बिल. हाउस एयरवे बिल वो होता है जो कार्गो एजेंट इशू करता है, उसको हाउस एयरवे बिल कहते हैं. और जो एयरलाइन इशू करती है उसको मास्टर एयरवे बिल कहते हैं. ठीक है, बात समझ में आ रही है? आप स्लाइड्स भी साथ साथ दिखा रहे हैं क्या? मेरे पास स्लाइड्स ही, मैं तो आपको तस्वीरें दिखा सकता हूँ. अच्छा अच्छा, सही से. नहीं, मुझे ऐसा लगा कि स्लाइड्स भी साथ है. सही है. तो इसमें ये बताएं, इसमें कोई कंफ्यूजन है? ठीक है. अच्छा, अब आप ये एयरवे बिल और AWB, हाउस एयरवे बिल और मास्टर एयरवे बिल कहीं लिख लेंगे साइड में, फिर मैं लेटर आई विल एक्सप्लेन के इसको हमें कैसे आगे लेकर चलना है. अच्छा, in airline, another in air industry, another stakeholder is airport authorities. हमारे यहाँ कौन है? Civil Aviation Authority. CAA. And this CAA, basically this airport authorities, these authorities own or lease and operate the airport infrastructure. समझ में आ रही बात? जी सर. ठीक है. अच्छा, यहां से हमें कुछ थोड़ी सी एयर फ्रेट के ऊपर, हमें प्राइसिंग के ऊपर बात करनी होगी. तो देखें, एयर फ्रेट प्राइसिंग, this all space on aircraft is limited by not only the total volume space available inside the cargo hold, but also the size of the axis of the doors and payload restriction. याद है, मैंने आपको बताया था? याद आ रहा है कुछ? मैंने आपसे कहा था, हमने ये अपनी एक टर्म्स में लिखा था. हम ये कहा करते थे कि shipper or the customer is ready to pay high price, but because of the size of the access door we are unable to ship by air. याद आ रहा है? मैंने एक बनाया था आपको जिसमें हमने कहा था, हैं? इसको हमने क्या कहा था? हम कहा करते थे, क्या कौन सा मॉडल सिलेक्शन में क्या कहते थे हम इसको? मोड कैरेक्टरिस्टिक्स. याद आ रहा है? कंसाइनमेंट कौन है इसके अंदर? नहीं, कंसाइनमेंट नहीं है. दरवाजा नहीं जाने दे रहा. कंसाइनमेंट कंस्ट्रेंट तो दूसरा होता था. कंसाइनमेंट क्या होता था? कंसाइनमेंट का ये कंसाइनमेंट की वजह से नहीं रुक रहा, ये दरवाजे की वजह से रुक रहा है ना. कंसाइनमेंट कंस्ट्रेंट तो वो होगा ना, कंसाइनमेंट की अपनी रिस्ट्रिक्शन हो के वो जहाज में लेके नहीं जा सकते. वो जहाज में लेके नहीं जा सकते. एग्जैक्टली, यू आर राइट, बिल्कुल सही कह रहे. तो एल्टीट्यूड पे इफेक्ट हो जाता हो या जी. तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अच्छा, जब भी एयर फ्रेट प्राइसिंग की बात करेंगे तो ये जहन में रहे कि जहाज में स्पेस बहुत बड़ा है, लेकिन बिकॉज ऑफ द डोर यू कांट शिप सम बिग साइज ऑफ द कार्गो. यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना. अच्छा, इसके साथ एयर प्राइसिंग में ना एक चीज का और ख्याल रखना है जो बहुत बड़ा चैलेंज है. दिस इज बेसिकली द शेप ऑफ द फ्यूजलेज. फ्यूजलेज समझते हैं क्या होता है? फ्यूजलेज बोलते हैं द बॉडी ऑफ द एयरप्लेन. एरोप्लेन की बॉडी कैसी होती है?
It's basically a long hollow tube which hold all the pieces of the airplane together. ऐसा ही होता है. और एरोप्लेन में क्या होता है? An airliner, the pilot sit in the cockpit at the front of the fuselage. ऐसा ही है या नहीं? And passengers and cargo are carried in the rear of the fuselage. और fuel कहाँ store होता है? You know? Sir, wings में? Yes, and the fuel is usually stored in the wings. तो अब हमें ये जो फ्यूजलेज है, पूरी बॉडी है, ये भी हमारे लिए एक चैलेंज है. उसकी वजह ये है कि इसका शेप जो है, द शेप ऑफ द बॉडी ऑल्सो अनदर चैलेंज. याद है हमने अभी आपको यूएलडी दिखाया कि यूएलडी हम स्क्वायर में नहीं बना सकते हैं. अच्छा, जब भी आप, एक और इम्पोर्टेंट बात है जो आपने हमेशा अपने जहन में रखनी है, जो शायद हम भूल जाते हैं, कि अगर आप फर्ज करें कि आपने एक कंसाइनमेंट भेजना चाहते हैं. सुनिएगा जरा मेरे साथ. and some passenger came and the passenger has more luggage, then your cargo will be offloaded. समझ रहे हैं बात? Yes, sir. दोबारा बता दो. आप जा रहे हैं और मैंने अपना एक लैपटॉप, एक अपना कंसाइनमेंट है 100 किलो का, वो मैंने भेजने का प्लान किया. मैंने एयरपोर्ट पे बुक करा दिया. जब आप पहुंचे, आप 100 किलो का अपना कंसाइनमेंट लेके पहुंचे, तो प्रायोरिटी इज ऑलवेज गिवन टू द पैसेंजर बैगेज. नहीं बात समझ में आ गई ना? हाँ. तो ये you should always this factor in your mind, because this factor relates to the reality, because reality is a large volume of air cargo is carried by the passenger aircraft and the air cargo may be left off. And why? Due to the priority such as the passenger baggage, or sometimes balancing the load of the aircraft for safety reason. कभी ऐसा भी होगा कि आपका कंसाइनमेंट उतार दिया जाएगा बिकॉज ऑफ द सेफ्टी रीजन. क्यों? बैलेंस द लोड ऑफ द एयरक्राफ्ट. ये कहीं पॉइंट लिखेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि कहीं आप बहुत फास्ट ट्रैक पे भेजना चाहते हैं, लेकिन these factors will stop you to send your cargo by air. सर, अगर दोनों का बराबर हो, कंसाइनमेंट में आपका बराबर और पैसेंजर का कार्गो बराबर हो, then what? Priority will be given to the passenger. सही. ठीक है, ये याद रखेंगे. ठीक है, पैसेंजर्स की प्रायोरिटी होती है हमेशा. अच्छा, अब ये लिखा हुआ तो कहीं नहीं होएगा, तो पता चला याद ही नहीं है, आप फिर लड़ना शुरू हो जाए वहां पे ना. And you know, air freight is generally the most expensive mode of transport that may be used. ऐसे ही है? Yes, sir. And when cost per ton are compared for the same journey between origin and destination using different transport mode, अगर इसी को तो by train भेजना है कराची से लाहौर, तो different होएगा, है? अच्छा, because of this obvious reason that normally air freight normally quoted in cost per kg as compared to road rate and sea, were generally referred to metric ton. याद है आपको, मैंने आपसे बताया था कि रोड रेल जो है नॉर्मली referred in tonnage or a metric ton, but air freight normally quoted in per kg. ठीक है, वहां पर जो रेट होते हैं वो केजी के होते हैं, टन के नहीं होते. And the most important thing is the principle by which air freight prices are calculated can be a little confusing, and for those who are not directly related to the process, right? So let me share something that how we calculate the basic
एयर फ्रेट, यहां से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो एयर फ्रेट की जो कैलकुलेशन होती है इस टिपिकली डिफिकल्ट एज कंपेयर टू बाय सी। बाय सी में क्या होती थी, मुझे बता सकता है कोई? जी क्या होती थी मलिक महर, क्या होती थी? हाँ क्या होती थी बताएं। वेट और मेजर। हाँ वेट और मेजर, और एक केस में क्या होता था? फ्रेट टन या फिर रेवेन्यू। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे बिल्कुल। कौन सा है, अगर बल्कर्स कॉस्टिंग है या ब्रेक बल्क कॉस्ट? वेरी गुड वेरी वेरी गुड। बल्क में क्या होती थी मलिक महर? बल्क में क्या है? आपकी ब्रेक बल्क है तो फिर आप रेवेन्यू टन पे जाते थे। नहीं, अगर आपकी बल्कर्स कॉस्टिंग है तो आप बल्कर्स में मेट्रिक टन है। मेट्रिक टन, और टन के हमने दो और भी देखे, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टन। लॉन्ग टर्न क्या होता है? शॉर्ट टर्न। लॉन्ग टर्न क्या होता है? लॉन्ग टर्न क्या? लॉन्ग टर्म इज 1016 kg 1016 kg। ठीक है अब्दुल रहमान। और एसटी 1964 से नीचे, 964 से नीचे। और ये क्या होता है? 1000। याद आ रहा है ना? ये ज़हन में रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात हो रही थी हाउ टू कैलकुलेट, सो यू शुड कीप दिस फ्यू स्टेप्स, 5 or 6 स्टेप्स। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, लेकिन हम क्योंकि जब बार बार करते नहीं है तो हमारी आदत नहीं है, तो वो हम भूल जाते हैं इसको, ठीक है। तो आपने ये प्रिंसिपल अपने जहन में रखना है ऑल द टाइम, और होपफुली कोई फायदा भी होगा, ठीक है। जो स्टेप 1 है ये लिखते जाएंगे कहीं, ठीक है। द स्टेप 1 इज द डायमेंशन ऑफ द कार्गो नीड टू बी एक्यूरेटली मेजर्ड। और क्या करेंगे इसमें? ऑलवेज कंसीडर द मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट। इसका मतलब है अगर कोई चीज भेज रहे हैं और एक उसके ऊपर कोई एंटीना बाहर निकला हुआ है, तो मैं जरा वीडियो ऑन करता हूं ताकि आपको मैं बता भी सकूं। अब अगर आपने कहा कि ये आपका बॉक्स था, आप भेजना चाहते हैं, और इसके साथ इसके ऊपर एक ऐसी चीज निकल आई, तो आपने अब जो हाइट लेनी होगी वो पूरी हाइट ऐसे ही हो जाएगी। एक्सट्रीम पॉइंट्स लेना है, ये याद रखना है। अगर ये नहीं लेंगे तो मसाइल शुरू हो जाएंगे, बिकॉज ऑल कैलकुलेशन वुड बी बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। तो इट मींस सबसे पहले हमने क्या निकालना है? वी नीड टू कैलकुलेट दिस लेंथ, विड्थ एंड हाइट, राइट। याद है लास्ट क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था सबूर जैदी साहब कि अगर कोई सिलिंड्रिकल भी होएगा तो वी विल कैलकुलेट द बॉक्स, राइट? यस सर, उसका वुडन बॉक्स होगा। वुडन बॉक्स होगा। याद रखेंगे कभी भी अगर आपको इस तरह का कोई शेप मिलता है, ये शेप मिलता है, तो हम इसको बॉक्स ही कंसीडर करेंगे। याद आ रहा है कुछ? मैंने इसे डिस्कस किया था, ठीक है। तो हमें लेंथ, विड्थ और हाइट लेना है। ये हमारे पास हर वक्त, ये पहली बात हमारे जहन में रहेगी। दूसरा ये साथ लिखते भी जाएंगे, ठीक है। It means all calculations for cube must be on linear or actual shape है। लीनियर रेक्टिलिनियर शेप कहलाता है हमेशा। रेक्टिलिनियर एक्चुअल शेप में ले लोगे तो बड़ा डिफरेंट हो जाएगा। एक्चुअल शेप में अगर इसको ले लिया तो फिर शेप डिफरेंट बन जाएगा। बात समझ में आ रही? इट मींस ये जो है, अगर ये वाला मैं दिखाता हूं जरा, इसकी अगर कैलकुलेशन करेंगे तो कैसा होएगा? इसकी जो ये वाली साइड होगी वो आ जाएगी ऐसे ही सर, इसके टॉप तक। हाँ, और नहीं, ये वाली विड्थ ये ले लेंगे ना, क्योंकि ऊपर से तो कम है। नहीं आ रही बात समझ? सही। जो इसके बटन्स निकले हुए हैं बाहर, उनकी भी, उनको भी डायमेंशंस में इंक्लूड करेंगे। ये ऐसे हो रहा है ना, जबकि हमें तो ऐसे सीधा लेना चाहिए। बात नहीं समझ में? सही है जी, सबके समझ में आ रही है बात?
यानी ये जो मेरे पास एक स्लाइड चेंजर है, मतलब ये कोनिकल या स्फेरिकल शेप नहीं बनेगी, रेक्टेंगुलर बॉक्स जो भी बनेगा ऑल द टाइम, यस ऑलवेज ऑलवेज। ये क्यों? क्योंकि आपने रेक्टेंगल पे बनाकर आप ले जाएंगे और फिर आप अपना वेट निकाल लेंगे, फिर उसके बाद आपको बहुत गुस्सा आएगा जब पता चलेगा। तो ये मेरा स्लाइड चेंजर कुछ इस टाइप का है, तो मुझे बनाना ऐसे पड़ेगा। सही। तो अब ये जगह है, यहाँ पे मोजे वोजे रख देना कुछ, ठीक है ठीक है। तो अब आपने देखना है, बात समझ में आ रही है जी? ऑल क्लियर राइट जी। हाँ भाई मलिक मेहर, नींद तो नहीं आ रही? कहाँ सर, कहाँ नींद आ रही है? अच्छा चले सही। अच्छा तो वैसे क्लास का टाइम हो गया अभी? कहाँ अभी तो, अभी क्या टाइम हो रहा है? साढ़े, अभी तो 1:30 ऊपर चला गया। 5:50 तक है, 5:50 तक है। 6 बजे तक तो रोजा वैसे अच्छा निकल रहा है, मैं कह रहा हूँ चलें 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 चलें। हाँ वही तो, अभी तो अच्छी बात है ना, ठीक है। अच्छा अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जो आपने हमेशा याद रखना है, जो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, कि अगर कोई पीस बाहर निकल रहा है, एरियल है, कोई पाइप है, तो एंटायर क्यूब बनाएंगे। याद है मैंने अभी आपसे कहा था कि अगर ये ऐसे बाहर निकल रहा है, अभी मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा था, तो ये क्यूब ऐसे बन जाएगा, ठीक है जी सर। जब ये कैलकुलेट हो जाएगा, देन वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 2 वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कैलकुलेशन क्लियर हो गई बिल्कुल, है ना? सी में हमने क्या पढ़ा था? एट द सी आई सेड वेट और वॉल्यूम विच एवर इज हायर, ऐसे ही था। इफ वेट इज हायर देन वॉल्यूम, देन ऐसे ही था या नहीं? जी ऐसे ही था सर। अब एयर इंडस्ट्री में कैसे होता है ये आपने याद रखना है। एयर इंडस्ट्री में होता है 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 6 CBM। याद है मैं उस दिन बता कर गया था, 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 6 CBM। चलिए मेट्रिक टन क्यों, ये केजीज नहीं होना चाहिए? एयरफ्रेट आप कहते हैं केजीज होता है। मैंने कहा था कोटेशन ज्यादातर केजी में आती है, क्योंकि बहुत छोटी चीजें भेजी जाती हैं, टन्स में आप आमतौर पर नहीं भेजते। अब इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, ये लीजिए कर लिया। 1 kg इज इक्वल टू 6000 सेंटीमीटर क्यूब CM3, ऐसे ही है। इसका मतलब है 1 CBM कितना हो जाएगा? 166 kg, जबकि वहां पर 1 CBM क्या था? बता नहीं रहे आप। एयरलाइन में 1 CBM इज इक्वल टू, यस 1 CBM इज इक्वल टू 1 kg या 1 टन मेट्रिक टन? 1 टन, यस 1 टन। बात क्लियर हो रही है? इसका मतलब है अगर इधर अगर मेरा 1 टन आ गया तो आप 6 CBM के चार्ज हो जाएंगे मेरे पास। ऐसे ही होगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? सही सर है ना? तो अब कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है? किस तरह से होगा? फॉर एग्जाम्पल द पीस ऑफ कार्गो वेट इज 150 kg। सुनिएगा जरा, इधर देखो, इधर देखो। द वेट इज 150 kg एट द डायमेंशंस आर 120, 80, 50। कैसे कैलकुलेट होगा? क्या करेंगे? करें 120, 80 इंटू 50। सर ये आ जाएगा सर, इसे कन्वर्ट भी करना है? हाँ क्योंकि CBM में लेना है ना बेटा। 1 CBM अभी हमने कहा 1 CBM है ना? 0.8 सही है। कितना आ गया? 0.48 CBM आ गया। 0.8 सर, 0.48 क्यूबिक मीटर्स। इज इट ओके? और वेट कितना है इसका? जी जी सर 0.48 ही आ रहा है। और वेट कितना है सर? 150 kg। और फर्स्ट करेंगे 150 kg, तो इसका मतलब है 150। अब मुझे निकालना पड़ेगा, देखें अब कैसे हो रहा है। इसको मैं कन्वर्ट कैसे कर रहा हूँ? 0.48 CBM
जबकि 1 किसके बराबर होता है? 1 CBM 166.67 kg, यस। तो इसका मतलब है इसका वॉल्यूमेट्रिक वेट कितना आ गया? into 166.66 so 80 kg। 80 kg। तो अब किससे अप्लाई करेंगे इसको? सही। 150 हाईएस्ट किससे करेंगे? आपका 167 से करेंगे। 150 से करेंगे। अब बताइए, यहाँ तक कोई समझ में आता है? नहीं 150 से करेंगे ना, बिकॉज वेट बिल्कुल वेट एक्सीड कर रहा है वॉल्यूम, तो 150 से करेंगे। यस, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? जी। ये यहाँ कोई कंफ्यूजन किसी को? फरहान जावेद? नहीं सर, ओके। एक बार देख लेते हैं, कोई रुमाल रुमाल रख के गया हो, शायद मस्जिद में है जी। सर मैं भी इधर ही हूँ। सना मजीद भी हैं, फातिमा सुहेल, अफरीदी साहब हैं। अफरीदी साहब? मैं भी हूँ सर। अफरीदी साहब चले गए नमाज पढ़ने। तूबा भी चली गई हैं। मैं प्रेजेंट। अच्छा अच्छा। मेसम गुराया साहब भी गए शायद नमाज पढ़ने। जी, गुराया साहब भी शायद नमाज पढ़ने गए। अच्छा। और इकरा हैं? जी सर, आई एम हियर। जी, अली डोचकी साहब भी हैं। मायरा हैं, चली गई हैं। अली सबूर। सीआर की आवाज नहीं बड़ी देर। बिल्कुल इधर है। मैं इधर ही हूँ, मैं इधर ही हूँ। मियां वो हैं, सीआर साहब हैं, सुहेल शाही साहब भी हैं, सब हैं भाई। हरीम तो अभी दाखिल हुई हैं। चलिए, अच्छा, तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ताहा मुश्ताक लेट के क्लास ले? नहीं सर। अच्छा अच्छा। स्टेप 4 देखते हैं। अच्छा, जब चार्जेबल वेट आ गया तो नाउ इट्स वेरी सिंपल, जो रेट प्रोवाइड किए हैं एयरलाइन से उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ही है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर आपने कुछ चीजें और भी जहन में रखनी है जो इम्पोर्टेंट है। वो ये कि रेट टैरिफ जो है ना, वो आप उससे एडवांस में सेट कर लेंगे फ्रेट फॉरवर्डर से, कि मिनिमम चार्जेबल वेट क्या होगा, और उसके बाद डायमेंशन इंक्रीज करते रहेंगे। जैसे जैसे नंबर ऑफ केजी बढ़ता जाएगा, पर यूनिट क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा। कम होता जाएगा ना, पर यूनिट कम होता जाएगा। यस, वो कहता है कि अगर सर अप टू 10 kg $100, अप टू 20 kg $85 अप टू 200। ये बात समझ में आ रही है जी? अच्छा, यहाँ पर भी कुछ एयरलाइन जो है ना, वो कोई सरचार्ज, समटाइम्स एयरलाइन इम्पोज सम सरचार्जेस लाइक फ्यूल सरचार्ज, वॉर रिस्क। याद है, मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे डिस्कस किया था, ठीक है। एंड these are depending on the destination, कहाँ पर आपका कंसाइनमेंट जा रहा है। और अब आपने, अच्छा, ये जो एक कॉन्सेप्ट अपने जहन में और याद रखेंगे कि जो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, that air freight only covers the cost of carrying the cargo from the airport to the port of destination, ठीक है। there are many other additional charges, वो कौन कौन से हो सकते हैं? कस्टम ड्यूटी, ठीक है, कार्गो की ट्रांसपोर्टेशन, कंसाइनर प्रेमिसेस, ये सब चार्जेस आपको एडिशनल देने होंगे, याद रखेंगे। और सिमिलर चार्जेस यू विल बी पेइंग एट द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। ओरिजिन पे भी दे रहे हैं और डेस्टिनेशन पे भी दे रहे हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, या मैं बताऊं? नो सर। नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। सर, ये जो एंड में आपने कहा कस्टम के अलावा जो दोनों पोर्ट पे देने चार्जेस, ये जरा से क्लियर कर दें। देखें, कस्टम के अलावा आपने जब ट्रांसपोर्ट, एक तो जब एयरपोर्ट से सामान आपके घर तक जाएगा वो पैसे आपने देने होंगे, एयरपोर्ट पे जो हैंडलिंग चार्जेस होगी वो आपको देने होंगे, जो फ्रेट फॉरवर्डर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करवाएगा उसके पैसे आपको देने होंगे, और अगर आपकी गुड्स स्क्रीनिंग होती है तो सिक्योरिटी स्क्रीनिंग इफ नीडेड देन यू विल बी पेइंग दिस, और सिमिलरली यू विल बी पेइंग ऑल डॉक्यूमेंट्स एट द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। यही सारे काम होंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब बहुत आराम से एयर फ्रेट में मंगवा सकते हैं।
कोई सवाल पूछें कुछ ऐसा? जी कोई कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो हमें यहाँ पर ख्याल रखना है, विच इज नोन एज एयर वे बिल, राइट? एयर वे बिल, मैंने आपसे क्या कहा था, when you deliver goods, hand over the goods to the shipping line, to the shipping airline, they give you some documents which is known as airway bill. And there are two type of airway bill. One is a master airway bill and other is a house airway bill. House airway bill. हाँ, अच्छा अब देखो होता क्या है, जरा सुनेंगे मेरे साथ, मैं यही तस्वीर बना के आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए, फ्रीट फॉरवर्ड जो कार्गो एजेंट होते हैं, ये ना एयरलाइन से बात करते हैं कि वी नीड दिस स्पेस। अब क्या होता है, दे कॉन्टेक्ट वेरियस स्मॉल शिपर्स। अब सबके छोटे छोटे कंसाइनमेंट पकड़ते हैं, इन सबको कंसोलिडेट करके ये इसमें रख देते हैं। यहां तक बात समझ में आ रही? ठीक है। अच्छा, ये जो कंसाइनमेंट है ये शिपिंग एयरलाइन के पास होता है, इसकी डिटेल जो है वो कार्गो एजेंट के पास होती है। तो ये एयरलाइन से एक डॉक्यूमेंट तय करते हैं जिसके ऊपर वो कहते हैं कि जी हमने इतनी जगह आपसे ली है, और एयरलाइन इनको इस पूरे डब्बे का एक एयरवे बिल दे देती है। इसको कहते हैं मास्टर एयरवे बिल। और ये जो इंडिविजुअल को छोटे छोटे एयरवे बिल देता है, ये कार्गो एजेंट देता है, इसको कहते हैं हाउस एयरवे बिल, जो इंडिविजुअल सबके होता है। यस, अब क्लियर हो गई ये बात, सबको समझ में आ गई? यस बट सर हाउस एयरवे बिल जो है वो ऑथराइज करता है एयरलाइन, या एयरलाइन सिर्फ मास्टर को ऑथराइज? नहीं, दोनों को। देखें, फिर आप जब डॉक्यूमेंट लेने जाते हैं तो फिर आप अपना मास्टर, भाई देखें होता क्या है, जो मास्टर एयरवे बिल होता है उस पर सारे अथराइज छोटे छोटे लिखे होते हैं। अदरवाइज अगर ये तरीका ना हो तो एक प्रॉब्लम क्या हो जाएगी पता है आपको? क्या होगा? सबको सब पता चल जाएगा कौन क्या मंगवा रहे हैं। अच्छा, जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, हमने वहां पढ़ा था जो शिपिंग लाइन एयरवे बिल देती थी ना, याद है आपको? याद आ रहा है कुछ? उसमें एक चीज हमने पढ़ी थी, आपको याद आ रहा होगा, वो क्या करता था, वो उस पे पैसे भी नहीं लिखे होते थे। इस पे बात ये हो रही है कि हम पैसे भी लिखे होते हैं। ठीक है, बिल है ना, तो आई थिंक बिल में तो पैसे ही होंगे। नहीं, वहां भी बिल होता था ना, बिल ऑफ लेडिंग, लेकिन उसमें लिखे नहीं होते थे। अच्छा, सही। ठीक है सर, एक चीज ये पूछनी थी जी, सॉरी सर, ये कि जो सप्लायर है वो अगर हमें एयरवे बिल दे देता है और वो भेज देता है ऑथराइज्ड बाय एन एयरलाइन, तो हम उस पर भरोसा कर सकते हैं कि हाँ इसने हमारे गुड्स जो है वो लोड कर दिए? या नहीं, बस अगर देखें, एयरवे बिल इज ए नॉन निगोशिएबल डॉक्यूमेंट, इसके लिए ओरिजिनल नहीं चाहिए, जिसके पास फोटोकॉपी होगी वो ले लेगा। अच्छा, क्योंकि देखो इसकी एक वजह भी है ना, आप एयरवे बिल से सामान कब, आप ये सामान कब मंगवाते हैं? जब अर्जेंसी होती है। अब अगर आपने कहा कि यार ओरिजिनल लेकर आओ, तो ओरिजिनल तो आने में 3 दिन लग जाएंगे। बात नहीं समझ में आ रही सर। तो इसीलिए बोलते हैं एयरवे बिल इज ए नॉन निगोशिएबल डॉक्यूमेंट। वो जिसका है वो ओरिजिनल जिसके नाम है उसी का है। यहाँ वो बैंक द ऑर्डर ऑफ नहीं लिखा होगा ना। ओके। अब देखें जरा से पढ़ें इसको ना। ये हाउस एयरवे बिल होता है, ठीक है। ठीक है,
कोई मैंने जो तस्वीर बनाई थी, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जी बताइए, कोई कंफ्यूजन हो रही है? नहीं सर। नहीं सर। और these individuals for all shipment consolidated will be detailed in a master airway bill, ठीक है, which is the contract. देखें, जो house airway bill है is a contract between the shipper and the cargo agent, and the master airway bill is a contract between the airline and cargo agent and the company and the cargo agent, freight forwarder. समझ रहे हैं? अच्छा, इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो ज्यादातर यही डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो मैंने आपको लिखवाए हैं, पैकिंग लिस्ट, कमर्शियल इनवॉइस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, है ना, सब। चले, तो ये दिस इज ऑल अबाउट एयर शिपमेंट्स। कोई बात पूछना चाहते हैं ताकि फिर मैं रेल रोड भी अभी कवर कर दूं, है ना, अभी हमारे पास टाइम है। जी तो जैसे ये तो चले हम ट्रांसपोर्ट और ये जैसे गुड्स या शिपमेंट वगैरह ना, जैसे लेट्स से कोई लाइव चीज जैसे पेट्स, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो पेट्स अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हैं तो एक तो ये कि कॉस्ट उनकी आपको उतनी लगती है, जैसे आपके एक बंदे का टिकट होता है आप उनका भी उतना ही करते हैं, लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट राइट व्हेन दे आर शिफ्टिंग और व्हेन दे आर मूविंग आउट, तो दे ट्रांसफर, वो फिर लाइव थिंग्स में आ जाता है। उसमें बहुत दफा ऐसा होता है कि वहां जाकर दूसरे डेस्टिनेशन पे वो मर जाते हैं या उनके साथ कुछ ट्रॉमा एक होता है, तो सर उसमें लाइक what are the things that the airline or you know the cargo has to take care? एयरलाइन की देखें, इसमें कोई लायबिलिटी नहीं होती। सही। अगर बंदे का कुछ रास्ते में हो जाए तो एयरलाइन की कोई लायबिलिटी नहीं होती। अगर हम एयरवे बिल को देखें और या अगर हम बिल ऑफ लेडिंग को भी देखें, बिल ऑफ लेडिंग के पीछे इतनी टर्म्स लिखी होती हैं, कोई 36-40 के करीब। अगर हम वो सारी टर्म्स को पढ़ना शुरू कर दें तो मैं और आप अपना कंसाइनमेंट नहीं भेजेंगे, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि अगर जहाज में इम्बैलेंस होता है, बिल ऑफ लेडिंग की बात कर रहा हूँ, शिपिंग लाइन की, कि अगर जहाज इम्बैलेंस होता है तो जहाज को, शिप को बैलेंस करने के लिए जो भी कंटेनर मौजूद होगा वो द कैप्टन इज अलाउड टू ऑर्डर के ये इसको फेंक दो नीचे। सही। एंड दिस इज अ नॉर्मल प्रैक्टिस। ये होता भी है जी, सामान है। वगैरह फेंक देते हैं जी बिल्कुल होता है। तो वो आप जी बिल्कुल ऐसे ही कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड के फॉर्म के पीछे सारी कंडीशन पढ़ ले तो शायद क्रेडिट कार्ड भी ना बनवाएं, और अगर धोबी की रसीद के पीछे सारी रसीदें पढ़ ले तो धोबी को भी ना भेजें। वो कहता है मेरी कोई गलती नहीं है, कपड़े खराब भी हुए, ठीक है। तो ये है। अच्छा, एयरलाइन में और शिपिंग लाइन में ऐसा होता है कि इसमें फिर वो इंश्योरेंस का रोल आ जाता है और फिर वो डिवीजन होती है, कैसे होता है, तो वो भी एक पूरी साइंस है। कभी आपने अगर ये मैंने बहुत बेसिक सा आपके साथ शेयर किया है, हम अगर लेकिन डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की मालूमात हमें थोड़ी बहुत हो गई है फिर भी। अच्छा, हम थोड़ा सा जरा देख लेते हैं, 5 मिनट हमारे पास हैं तो हम रेलवे, अच्छा रेल और रोड को मैं नॉर्मली बहुत ज़्यादा नहीं वो, क्योंकि इसे नॉर्मल प्रैक्टिस हमारे यहाँ रेल और रोड का स्ट्रक्चर और सारी बातें आपको पता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सिर्फ एक ही चीज़ है और वो है कि डॉक्यूमेंट कौन सा चाहिए होता है। तो नॉर्मली इन केस ऑफ सी शिपमेंट इज नोन एज अ BL, और एयर शिपमेंट में एयरवे बिल कहलाता है। रेल डॉक्यूमेंट में, रेल ट्रांसपोर्टेशन में इसको कहते हैं रेल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट और CIM कंसाइनमेंट नोट, ठीक है, CIM कंसाइनमेंट नोट। अच्छा, CIM स्टैंड्स फॉर, CIM इज बेसिकली अ फ्रेंच वर्ड। इसका मतलब होता है कन्वेंशन इंटरनेशनल concentrately transport the merchandise per Kennedy far. CIM stand for is a French name for the एग्जाम में मत दीजिएगा, एग्जाम में नहीं दीजिएगा ये। मैं याद करने का आपको पता है तसव्वुर पे यकीन नहीं रखता हूँ, ठीक है। तो it's basically is a French name in French name of a transport document is a CIM consignment note, ठीक है। इसमें वही सारी डिस्क्रिप्शन होती हैं, पैकेज, वेट, नेम। अच्छा, इसी तरह से एक और होता है, ये CIM भी इस तरह का होता है ना, बिल ऑफ लेडिंग। एक और होता है जो उसमें मौजूद होता है। अच्छा देखें, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो यू शुड रिमेंबर। अच्छा, हम पाकिस्तान में ऐसा CIM कुछ बनता नहीं है, वो इंटरनेशनल उसमें बनता है। यहाँ पर तो वो बिल्टी सिस्टम कहलाता है, एक कागज पे होता है और लिख कर देते हैं ये तुम्हारा सामान है ना।
अच्छा, ये एक बात और याद रखेंगे कि दिस इज ऑल्सो अ नॉन नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट। नॉन नेगोशिएबल का मतलब है जिसके पास कागज होगा वो जाकर अपना सामान विदाउट प्रोड्यूसिंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही कैन कलेक्ट द कंसाइनमेंट, राइट। इसीलिए मेहर मलिक ये हमने नीचे लिखा है कि अगर आप कभी रेल से, हमारे यहाँ तो खैर नहीं होता है, तो अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ख्याल रखना है कि आप फोटोकॉपी पे भी सामान ले सकते हैं। तो बस देखना का नाम किसका है उसमें, वो देखना पड़ेगा। यस, और किसी और का भी ले सकते हैं। यहाँ तो सब लेते हैं ना। अच्छा अच्छा, रोड ट्रांसपोर्ट में जो है उसको कहते हैं CMR। रोड ट्रांसपोर्ट में कहते हैं CMR। यस, दिस इज ऑल्सो अ फ्रेंच नेम, और इसको कहते हैं कन्वेंशन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द इंटरनेशनल कैरिज ऑफ गुड्स बाय रोड, CMR। CMR is a consignment note that certifies the carrier taking of responsibility for the merchandise, जिसको कि हमारी जबान में बिल्टी कहते हैं। हमारे साथ साहब ने एक बिल्टी का कोई भेजा भी था, एक रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ करके ना, क्या किया जा सकता है। So this is all about transportation. Now in next session hopefully we will discuss something on लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स, जिसमें हम ज़्यादातर रोड ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, जिसमें हॉलेज देखेंगे क्या होता है और लॉन्ग हॉल क्या होता है, किस तरह से कंसाइनमेंट शिप रोड पर कैसे चलेगा, तो उसकी कुछ कॉस्टिंग कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि विदाउट रोड ट्रांसपोर्ट यू कांट कंप्लीट योर ट्रांजैक्शन। ऐसे ही है सर, ये CMR भी नॉन नेगोशिएबल होता है जी, इसीलिए बिल्टी आप लेके जाते हैं और सामान ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम रोकते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम कर लेते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है क्या है? अटेंडेंस। सर ये बताएं, नाम के अलावा फिर ID कार्ड कुछ होता है साथ में कि ये बंदा, ये इस बंदे की होगी है, क्योंकि नाम तो हर किसी के सेम हो सकते हैं। ID कार्ड भी होता है। ID कार्ड ले लेते हैं। कोई कहता है यार ऐसे तो बिल्टी की कॉपी देखते हैं, दे देते हैं। जिसके पास बिल्टी कॉपी है वो ले आता है जाकर। कुछ लोग कुछ जगहों पर होता है वो अथॉरिटी लेटर मांग लेते हैं। तो बड़ी राइट ऑन टाइम क्लास खत्म हो गई वैसे हैं? ये IBA का पोर्ट जी, मेरी आवाज आ रही? जी सर, अब आ रही है। जी जी। अच्छा चलें, मैंने कहा IBA का पोर्टल आज नहीं चल रहा था, आ गया भाई। चलें, हमें कुछ थोड़ा बहुत पैकेजिंग पे और बात करनी है और कुछ कस्टमर सर्विस पे भी बात करनी है। ठीक है, टुडे इज 15th जी। अब्दुल, आज 15th है ना सर? जी 15 है। 15 जी। अब्दुल रहमान साहब, अब्दुल रहमान, फैसल बशीर साहब, फैसल बशीर। सर मैं था प्रेजेंट। फरहान नसीम, फातिमा शोएब, गौहर, हुसैन मारवी नहीं है, इफ्राहिम अहमद खान है, इकरा है, जवेरी प्रेजेंट सर, माज, मायरा, मेसम रजा, मशहूर प्रेजेंट सर, मियां अरसलान, बिलाल अबू बकर। बिलाल साहब हैं? बिलाल नहीं है। गालिब एजाज साहब, गालिब एजाज नहीं है। डोचकी साहब हैं। फरहान जावेद,
आफरीदी साहब हैं, ताहा मुश्ताक, जैन मोटन चले गए हैं, मेहर, रयान, आरिफ, रयान भी नहीं है, अच्छा, सना मजीद, सारिम रिजवी, सर सारिम, सना भी नहीं है, सना तो थी मेरा ख्याल है, सुबान है, यस सर, सुबान है, सुहेल शाहिद, अली रजा साहब हैं, अरमश हैं, इजलाल हैदर जैदी साहब हैं, उस्मान है, सबूर, तूबा, वकास। ठीक है, किसी का सबका नाम आ गया है? जी सर। यस सर। ओके, तो सर नेक्स्ट वीक की क्लास का आपने कहा था आज डिस्कस कर लेंगे, क्या मोड होगा? जी, तो क्या रखना चाहिए? मेरा ख्याल है हमें